तो दोस्तों आज का टॉपिक है जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जहां बताया था कि पूरे भारत में एक फीवर फैला हुआ है जिसमें सब खिचड़ी पकी हुई है। डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है, स्वाइन फ्लू भी है, कोविड भी है और स्क्रब टाइफस भी है। सब फीवर ने ऐसी तैसी कही, वायरल भी है, टाइफाइड भी है। लेकिन आज का टॉपिक ये है, मेरे बड़े सारे ऑडियंस ने फ़ोन करके और कमेंट सेक्शन में ये पूछा कि सर अगर सर फीवर पैरासीटामोल, क्रोसिन या डोलो से ना उतरे तो क्या करें। घबरा जाते हैं, स्पेशली बच्चों के मामले में माँ बाप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। पहले आपको बता देता हूँ कि फीवर कहते हैं किसको, पहली चीज़। दूसरा, फीवर कितना ग्रेडिंग क्या है, कौन सा हल्का फीवर है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा हाई है। कब पैरासीटामोल देनी चाहिए जिसको हम क्रोसिन या डोलो के नाम से जानते हैं, और कब हमें दूसरी दवाइयाँ देनी चाहिए अगर बुखार ना उतरे तो। पहले बता दूं कि बुखार की डेफिनेशन ये है कि सुबह हमारा फीवर 98.6 से ज़्यादा और शाम को 99.6 से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम बोलते हैं फीवर। 100 के आसपास फीवर है तो घबराओ मत, क्योंकि फीवर जो है बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, एक इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो वो लड़ने की ताकत देता है। तो हल्का फुल्का फीवर कई बार बिना इन्फेक्शन के भी हो सकता है, बिना किसी रीज़न के भी हो सकता है, जैसे कि गर्मी बहुत है, आप टेंशन में हैं, आपने वर्कआउट बहुत कर लिया, एक्सरसाइज बहुत कर ली है, डिहाइड्रेशन है, तो कई बार ऐसे भी फीवर आ जाते हैं, बिना बात के भी आ जाते हैं। तो हल्का फुल्का फीवर कोई घबराने वाली बात होती नहीं है। अब आते हैं कि आखिर फीवर की माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, हाई किसको बोलते हैं। अगर 100.4 से नीचे बुखार है तो ये हल्का बुखार है, ठीक है। 100.6 से लेके 102.2 तक है तो मॉडरेट है। हाई बोलते हैं अगर 102.4 से 105.8 तक है तो इसको बोलते हैं हाई फीवर। 105 से ऊपर बुखार हो जाए तो चिंता की बात होती है कि कहीं वो बाकी ऑर्गन पे असर ना डाल दे, क्योंकि पल्स रेट बढ़ जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। कब हमें चिंता करनी चाहिए, जब पेशेंट को, अच्छा बच्चों में क्या होता है, 2 से 4% बच्चों में कई बार तेज बुखार अगर आ जाए, 104 से ऊपर चला जाए तो फिट्स भी पड़ सकते हैं। ये 2 से 4% बच्चों में होता है। तो अगर पेशेंट को फिट्स पड़ रहे हैं, या पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, या बिहेवियर एबनॉर्मल है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फीवर 103, 104 से ऊपर जा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा। ये तो हो गया ये वाला इशू, ठीक है। और कोशिश करें कि पेशेंट को पानी वानी खूब पिलाएं, रेस्ट जरूर करें पेशेंट। बड़े सारे पेशेंट मैंने देखा कि पेशेंट को पता नहीं होता कि उसका फीवर का कारण क्या है। ज़्यादातर फीवर वायरल होते हैं जो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, 3 से 7 दिन में। लेकिन आजकल जो फीवर फैला हुआ है, कई बार वो पता नहीं चल पा रहा है और कई बार वो सीरियस भी हो रहे हैं पेशेंट, चाहे वो डेंगू का फीवर हो, डेंगू जिसको हिंदी में डेंगू बोलते हैं, अंग्रेजी में डेंगू बोलते हैं। तो हमें पता नहीं होता कि हमारा बुखार कौन सा निकलेगा, इसीलिए हमें बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि पैरासीटामोल ही सबसे अच्छी दवा है, सबसे सेफ दवा है। मैं ये आपको बता दूं, आप घबरा जाते हो कि मेरा फीवर नहीं उतरा, मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं। सर अगर आपको डेंगू हुआ या आपका कोई और फीवर जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हुई, तो आपकी पेन किलर उस प्लेटलेट काउंट को और कम कर देंगी और आप पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि पहले अपने टेस्ट करा लें दूसरे तीसरे दिन पे, स्पेशली डेंगू का। अगर डेंगू नहीं है, ये आप कंफर्म कर लेते हो, 3 दिन बीत चुके हैं, 4 दिन बीत चुके हैं और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल चल रहा है, तब जाके आप पेन किलर ऐड कर सकते हैं। अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो पेन किलर भी कौन से, आजकल हम बोलते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि अगर क्रोसिन या डोलो से फीवर ना उतरे हम उनको ऐड कर सकते हैं। उनमें सबसे ऊपर नाम है आइबुप्रोफेन, यानी जो ब्रुफेन के नाम से आती है, और दूसरी है नेप्रोक्सेन। आइबुप्रोफेन एक कॉम्बीफ्लेम नाम की मेडिसिन आती है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है पैरासीटामोल और ब्रुफेन का। ब्रुफेन होती है 400 mg और पैरासीटामोल होती है 325 mg। तो ये आप ले सकते हैं कॉम्बीफ्लेम दिन में 3 बार। अगर आप अच्छा, अब यहाँ पे बात ये होगी कि एक मेडिसिन नेप्रोक्सेन आती है, नेप्रोक्सेन वो 500 mg की होती है। नेप्रोक्सेन एक लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है जो 12 घंटे तक काम करती है। अगर उसको आप ऐड करना चाहें पैरासीटामोल के साथ तो उसको सिर्फ दिन में 2 बार ले सकते हो, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है। ब्रूफेन जो है शॉर्ट एक्टिंग है, इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। मैं क्या करता हूं, अगर बुखार ना उतरे तो हम करते हैं कि मेरे अपनी पर्सनल चॉइस ये है कि पहले आप पैरासीटामोल दो, 4 घंटे वेट करो, नहीं उतरा तो ब्रूफेन दे दो, ठीक है। अगर 101 102 से ऊपर है पैरासीटामोल देने के बाद भी, तो पहले पैरासीटामोल दी,
फिर ब्रूफेन दी 4 घंटे बाद, फिर पैरासिटामोल दी, फिर 4 घंटे बाद ब्रूफेन दी। तो ऐसे हर 4-4 घंटे बाद बदलते रहो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको पता होनी चाहिए, ये पेन किलर है, ब्रूफेन हो गई या नेप्रोक्सिन हो गई, कि पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसमें फ्लूइड रिटेंशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक, या और पानी भर जाता है बॉडी में, या पेट में अल्सर बने हुए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, या और पेन किलर ले रहा है, वो हार्ट के लिए ले, एस्प्रिन चल रही है, क्लोपिडोग्रिल चल रही है, तो बिना डॉक्टर से पूछे अपने आप मतलब, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको इन सब बीमारियां कुछ हैं, और फिर बोलूँगा पहले ये कंफर्म कर लें कि आपको डेंगू तो नहीं है, क्योंकि डेंगू अगर हुआ या कोई ऐसा फीवर हुआ जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो रही हैं, तो ये दवाइयाँ नहीं दी जा सकती, आपको सिर्फ पैरासिटामोल ही लेनी पड़ेगी। और पैरासिटामोल अडल्ट पेशेंट में 650 mg हम 4 से 6 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं। घबराओ मत, लोग घबरा जाते हैं, बड़ा फीवर नहीं उतर रहा, फीवर नहीं उतर रहा। सर उतर जाएगा, कारण देखो, कारण क्या है। कई बार आप ज़्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी खुद करा लेते हैं। क्यों? किसी ने नींबू स्लाइड दे दी, किसी ने ये खिला दी, और प्लेटलेट काउंट धड़ाम से नीचे आ जाती हैं और पेशेंट चला जाता है, फिर सीरियस हो जाता है, और फिर पेशेंट को पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगा, थोड़ा पेशेंस रखो। और बच्चों में होता है कि फीवर नहीं उतर रहा है, 5 दिन हो गए हैं, 104 से ज़्यादा बुखार है, बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, और सांस लेने में दिक्कत है, या उसको और कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, ठीक है। और जिन बच्चों को पहले फिट्स पड़ जाते हैं, उनको तो पहले दिन से ही डॉक्टर के टच में रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बताया। और दूसरा क्या करना है, पानी खूब पिएं, फ्रूट्स खूब लें, कपड़े थोड़ा लूज पहने, जैसे मैंने लूज पहने हुए, देख रहे हो, लूज करेक्टर नहीं होना चाहिए, कपड़े लूज होने चाहिए, ठीक है। हल्का फुल्का खाएं, और अगर ठंड लग रही है तो एक हल्का फुल्का कंबल दे दें। और अगर बुखार नहीं उतर रहा पैरासिटामोल से, तो आप पूरा गीला तौलिया लेके नॉर्मल टेम्परेचर, ये नहीं कि ठंडा पानी बर्फ वाला, नॉर्मल टेम्परेचर, हल्का गुनगुना पानी हो, उसमें पूरा तौलिया भिगो के पूरा बदन साफ कराएं। और अगर आप बर्फ़ की पट्टियाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों एक्जिला में यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। आंखों के ऊपर पट्टी रख सकते हैं ठंडी, नहीं तो पूरा बदन गीले तौलिए से साफ करा दें, उससे भी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं कि इस तरह से कि किन पेशेंट में आपको पेन किलर दे सकते हैं। जनरली क्रोसिन या डोलो का असर 1 घंटा ले लेता है कम से कम बुखार को उतारने में। और मैक्सिमम कितनी क्रोसिन या डोलो खा सकते हैं? अगर लीवर डिजीज़ है तो 2 ग्राम के आसपास, अगर लीवर डिजीज़ नहीं है तो 3 ग्राम के आसपास, टोटल डोज बता रहा हूँ 24 घंटे में। अगर 650 mg की है और आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैटी लीवर कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि फैटी लीवर है जी हम पैरासिटामोल नहीं खा सकते। मैं सिरोसिस की बात कर रहा हूँ, लीवर फेलियर की बात कर रहा हूँ, जहाँ लीवर फेल है, खराब हो चुका है बिल्कुल, वहाँ पे 2 ग्राम से ज़्यादा पैरासिटामोल ना लें। और वैसे नॉर्मल इंसान 3 ग्राम तक ले सकता है, यानी 650 mg की गोली आप 4 से 6 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं एक नॉर्मल इंसान में। तो सबसे अच्छी पैरासिटामोल, उसके बाद आप ब्रूफेन या नेप्रोक्सिन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर फीवर नहीं उतरता तो फिर मेफ्टाल टैबलेट, मेफ्टाल मेफिनेमिक एसिड, उसको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। जो किसी से ना उतरे वो मेफिनेमिक एसिड से उतर जाता है, वो भी सेफ है ऐसे ही जैसे ब्रूफेन है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसका भी 500 mg डोज है अडल्ट में, वो भी ऐसे ही दो जैसे पहले पैरासिटामोल दी, फिर मेफिनेमिक एसिड मेफ्टाल दे दी, फिर पैरासिटामोल दी, फिर ये दे दिया। इस तरह से हर 4 घंटे बाद चेंज करते रहें। वैसे पैरासिटामोल के साथ कॉम्बिनेशन भी आता है मेफिनेमिक एसिड का, मेफ्टाल फोर्ट के नाम से, लेकिन कई बार लोगों को घबराहट हो जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक खा के बच्चे घबरा जाते हैं, बड़े घबरा जाते हैं, पसीना इतना आता है, वो कहते हैं घबराहट हो रही है, फिर माँ बाप फिर घबरा जाते हैं। दिक्कत तो यही है ना। तो थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ये आप जान लो कि पेशेंट बहुत ज़रूरी है, पेशेंट नहीं पेशेंस ज़रूरी है। हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं फीवर के नाम पे। तो कारण देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, NS1 एंटीजन डेंगू के लिए हो गया, टाइफाइड के लिए टाइफिडोट विडाल हो गया, स्क्रब टाइफस के लिए RT-PCR नाम का टेस्ट हो गया, कोविड का टेस्ट अब हम करा नहीं रहे हैं। स्वाइन फ्लू अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो भैया एक्सरे CT स्कैन करा के देखना पड़ता है। गला खराब था, फिर सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई, पेशेंट को शुगर भी है, ऐसे पेशेंट में CT स्कैन करा के देखना चाहिए अगर शुगर है तो, अगर पहले से कोई बीमारी है तो, क्योंकि स्वाइन फ्लू भी फैला हुआ है, उसकी वजह से भी डेथ हो रही है स्वाइन फ्लू की वजह से। उसका H1N1 टेस्ट होता है, जैसे कोविड का नाक से लेके जाते हैं वैसे ही H1N1 टेस्ट उसका भी होता है। तो ये ध्यान रखो कि कारण क्या है। अगर गला खराब है और सांस लेने में दिक्कत है तो कोविड, इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू, ये 3 अलग हो गए। अगर गला खराब हुआ था वहाँ से शुरुआत हुई थी, बाकी फीवर अलग, जिसमें मैंने कल भी बताया था
कि डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, वायरल, ये चारों अलग हो गए। जहाँ पे फीवर होता है, बॉडी पेन है, जॉइंट्स पेन है और भूख नहीं लग रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, लीवर पे भी असर आ रखा है, जॉन्डिस भी है हल्की फुल्की, प्लेटलेट काउंट भी कम है, रैशेस निकल गए हैं सारे बदन पे, तो ये 3 अलग ग्रुप हो गए। लेकिन मेरा आज वीडियो था कि क्रोसिन से बुखार ना उतरे तो क्या करें। लेकिन 100 से कम, देखो मैं फिर बोलूँगा 100 से अगर टेम्परेचर कम है तो क्रोसिन भी ना दें। क्रोसिन तब देनी चाहिए पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, तब दे दो आप। अगर उसको फीवर से बहुत घबराहट हो रही है, 100 फीवर पे भी अगर उसको बहुत बेचैनी लग रही है, तो यहाँ पे एक्जिला में जो आप टेम्परेचर देखते हैं और मुंह में जो देखते हैं 1 डिग्री का फर्क होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। अगर यहाँ पे 99 आ रहा है तो समझ लीजिएगा उसका फीवर 100 है, अगर आप बाजू में देख रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन बाजू में लगाने से पहले फिर मुंह में लगाने में धो लेना, कहीं पता चला बाजू का पसीना मुंह में चला जाए। और अपना थर्मामीटर अलग रखा करो, ठीक है। आपके घर में थर्मामीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक बीपी इंस्ट्रूमेंट, ये 3 चीज़ें सबके घर में होनी चाहिए, क्योंकि कोविड होके जा चुका है, आगे भी कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। हमारे से डॉक्टर तो वैसे भी खुश होते हैं कुछ आ जाए तो हमारी खुशी के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी मत कराओ। ये 3 चीज़ें रख लो, एक थर्मामीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट और पल्स ऑक्सीमीटर, ये सबके पास होना चाहिए। ऑक्सीजन भी चेक करते रहो और साथ में बीपी भी चेक करते रहो और टेम्परेचर तो देखना ही देखना है, ठीक है। और शुगर वाले पेशेंट को ग्लूकोमीटर भी होना चाहिए, उनके पास वो भी होना चाहिए। शुगर वाले पेशेंट को अगर फीवर हो रहा है तो उनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंट शुगर चेक करनी चाहिए, क्योंकि शुगर बहुत फ्लक्चुएट करती है जब फीवर होता है या कोई इन्फेक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा मेरा टॉपिक? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, बड़े लोग वड्डी गल्ला। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।